अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आज भारत में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन का 23वां दिन है और आज 23वें दिन मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं। तो देखिए हमारे कार्यालय संडे पोस्ट का हाल। यहां पर हमारे कैमरामैन अमित कुमार जी के अलावा और कोई नहीं है, सब लोग घरों से काम कर रहे हैं। तबलीगी जमात पर जो वीडियो सीरीज़ हम इन दिनों तैयार कर रहे हैं इस लॉकडाउन के दिनों में, उस पर आज आपसे मुखातिब होते समय मुझे अचानक एक कविता याद आ गई। कविता मेरे प्रिय मंचीय कवि हरिओम पवार जी की है। 4 लाइनें आपको सुना रहा हूँ और उसका संदर्भ तबलीगी जमात से कैसे जुड़ता है ये आगे बताऊँगा। कविता कहती है, कवि कहता है, जब भारत का यान खड़ा था कांधारों की धरती पर, असमंजसता बनी हुई थी भारतीयों की मुक्ति पर। भीम मुंह छुपाकर बैठे थे बेशर्मी के दामन में, अर्जुन का गांडीव पड़ा था कायरता के आंगन में। रावण अट्टहास करता था पंचवटी की राहों में, राम घिरे लाचार खड़े थे गठबंधन की बाहों में। हम हमदर्दी खोज रहे थे काबुल वाले गैरों में, हमने टोपी जाकर रख दी अफगानों के पैरों में। उनकी साजिश मक्कारी से मेरा भारत छला गया और वार्ता करने उनके दरवाजे पर चला गया। भारत खून सने हाथों से हाथ मिलाने पहुंच गया, सिंहराज कुत्तों के आगे पूंछ हिलाने पहुंच गया। उनसे कोई आशा करना दिल्ली की नादानी थी, इस चौसर में हार युधिष्ठिर की निश्चित हो जानी थी। दिल्ली के दरबार फैसले गरत वरण कर बैठे हैं, पांडव खुद ही पांचाली का चीर हरण कर बैठे हैं। दोस्तों, हरिओम पवार की इस कविता का संदर्भ जुड़ता है आज के हमारे तबलीगी जमात पर जो चर्चा करने जा रहे हैं उससे, यूं कि आपको याद होगा इंडियन एयरलाइंस का एक जहाज़ का अपहरण हो गया था और उसमें जो 172 यात्री थे उनको लेकर आतंकी अफ़गानिस्तान में कांधार चले गए थे। और हर कोई जानता है कांधार अपहरण, उसके कैसे तार तबलीगी जमात के फॉलोअर्स से जुड़ते हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कल की कड़ी को आगे बढ़ाता हूं। अमेरिका की जो एक जांच एजेंसी है, होमलैंड सिक्योरिटी जो कहलाई जाती है, उसके एक अधिकारी थे, पुलिस ऑफिसर थे, जिनका नाम था फिलिप हेने। फिलिप हेने की लाश पिछले दिनों इसी साल 22 फरवरी को उनके रिटायरमेंट के बाद एक पार्क में कैलिफोर्निया अमेरिका में पाई गई और गन शॉट वुंड था, गोली लगी थी। पहले माना गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है, लेकिन बाद में अमेरिका की जो शीर्ष जांच एजेंसी है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसको ये लगा कि ये हत्या है और अब उसकी जांच चल रही है। फिलिप हेने तबलीगी जमात को एक आतंकी संगठन मानते थे और ऐसा माना जाता है उन्होंने कई इस्लामिस्ट आतंकी संगठनों पर बहुत रिसर्च करी थी। उनका एक आरोप था, वो विसल ब्लोवर बन गए थे अमेरिका में सरकारी नौकरी करते हुए, और उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके प्रशासन पर एक गंभीर आरोप लगाया था कि उनकी सारी रिसर्च वर्क को नष्ट कर दिया गया राष्ट्रपति के आदेश से और डिलीट कर दिया गया उनकी फाइल्स को। ये फिलिप हेने साहब तबलीगी जमात पर क्या कहते हैं और जिनकी अब हत्या हो चुकी है ऐसा माना जा रहा है, ये समझिए। उनका ये कहना था कि ये जो तबलीगी जमात है ये रूढ़िवाद की जन्मस्थली है। उन्होंने भी ये कहा कि इनके फॉलोवर्स को डायरेक्ट तबलीगी जमात की ओर से ये नहीं कहा जाता है कि वो आतंकी बने या उनको आतंकवाद के रास्ते में नहीं डाला जाता है, लेकिन जितने बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, अलकायदा, हरकत उल अंसार और जितने नाना प्रकार के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लोग इनके जमातियों को के भीतर घुस के उनको प्रेरित करते हैं कि वो सुसाइड बॉम्बर्स बने। अमेरिका का एक स्टडी ग्रुप है, बहुत विख्यात स्टडी ग्रुप है, सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी, जो वॉशिंगटन डीसी में है। इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं एलेक्स क्यू। उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि 80% जो आतंकी आज तक पकड़े जा चुके हैं वो किसी ना किसी तौर पर कभी ना कभी तबलीगी जमात में रहे थे और बाद में उन्होंने तबलीगी जमात के नॉन पॉलिटिकल होने के कारण वहाँ से छोड़ दिया। और छोड़ा इसलिए क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनने के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन के भीतर जो अलकायदा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने, उसामा बिन लादेन जैसे टेररिस्टों ने अपनी पैड बनाई, उन लोगों ने इनको मोटिवेट किया कि इसको छोड़ो तबलीगी जमात को और हमारे साथ आ जाओ। एलेक्स क्यू की एक रिसर्च तबलीगी जमात पर गंभीर आरोप लगाती है,
विद प्रूफ, मैं प्रमाण। 2005 में मिडिल ईस्ट क्वार्टरली मैगजीन में प्रकाशित अपनी एक रिपोर्ट में एलेक्स तबलीगी जमात को भेड़ की आड़ में भेड़िया कहते हैं। इट्स अ सीरियस एलिगेशन, वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। वे कहते हैं अमेरिकी जांच एजेंसी FBI भी यह मानती है कि अल कायदा इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप तबलीगी जमात के जमातियों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए करता है। मैं उनकी रिपोर्ट का एक अंश आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वे लिख रहे हैं अपनी रिपोर्ट में, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल सेज दैट तबलीगी जमात प्रेजेंस all around the world and its apolitical stance has been exploited by militant groups. This is a very serious allegation. Philip Haney, जिनका जिक्र मैंने पहला किया, वे described तबलीगी जमात as a transnational Islamist network. An assistant director of Federal Bureau of Investigation, Michael Hembeck, said that Al-Qaeda has used them for recruiting. ये बहुत ही सीरियस बात है और अपनी वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग में ये सज्जन एलेक्स कह रहे हैं, रिक्रूटमेंट मेथड फॉर यंग जिहादिस्ट आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल आफ्टर जॉइनिंग तबलीगी जमात ग्रुप्स एट अ लोकल मॉस्क और इस्लामिक सेंटर एंड डूइंग अ फ्यू लोकल दवा missions. Tablighi officials invite star recruits to the Tablighi Center in Raiwand, Pakistan for 4 months of additional missionary training. Representatives of terrorist organizations approach the students at the Raiwand Center and invite them to undertake military training. ये बहुत ही गंभीर आरोप है कि रायवंड पाकिस्तान में जो तबलीगी जमात का हेडक्वार्टर है वहाँ पर इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। अब मैं आता हूँ 1980 में बने एक संगठन में के बारे में जो हरकत उल मुजाहिदीन नाम का आतंकी संगठन है। यह संगठन वही संगठन है जिसने दिसंबर 1998 में भारतीय एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट नंबर 814 का अपहरण किया था और उसे कांधार में ले जाया गया था। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी तब PM थे और गठबंधन की सरकार थी, इसलिए ही कवि हरिओम पवार ने उनको लाचार बताया था गठबंधन की बाहों में। उनकी सरकार को 171 यात्रियों की जान बचाने की एवज में 3 दुर्दांत आतंकवादी रिहा करने पड़े थे, मुश्ताक अहमद, अहमद उमर सईद शेख और मौलाना मसूद अजहर, जो आज इंटरनेशनल ग्लोबल टेररिस्ट बताया जाता है। बाद में इसी आतंकी मौलाना मसूद अजहर ने जैश ए मोहम्मद नाम का संगठन 2000 में बनाया, जिसको इंडियन पार्लियामेंट में 2001 में हमले का जिम्मेदार माना जाता है। 2008 के मुंबई आतंकी हमले और 2019 में पुलवामा में CRPF के कारवा में अटैक में भी यही शामिल बताया जाता है। एक न्यूली मैरिड कपूर, आपको याद होगा रुपिन कतियाल और रचना कतियाल इस फ्लाइट में इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट नंबर 814 में थे, जो हनीमून मनाने के लिए जा रहे थे। उनमें से रुपिन कतियाल को इन आतंकियों ने मार दिया था और बाद में 131 लोगों को इन 3 आतंकियों की एवज में छोड़ा था। मई 8, 2002 में पाकिस्तान के कराची शहर में हुए एक बम धमाके में 11 फ्रेंच इंजीनियर्स मारे गए थे, साथ में 2 पाकिस्तानी नेशनल्स मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी अलकायदा ने ली थी। इसमें शामिल आतंकी जो सुसाइड बॉम्बर्स थे वो भी पहले तबलीगी जमात में रह चुके थे। अमेरिका साथ ही पूरे विश्व को दहला देने वाले 9/11 यानी सितंबर 11, 2001 के आतंकी हमलों में शामिल जैकारियस मोसिकी पहले तबलीगी जमात का सदस्य रह चुका है। 4 फ्लाइट्स का अपहरण करके अलकायदा के आतंकियों ने मैनहट्टन के ट्विन टावर में जो 110 मंजिला इमारतें, 2 कमर्शियल बिल्डिंग्स को गिराया था, उस आतंकी हमले में 2977 लोगों की, निर्दोष लोगों की जान गई थी। साथ में 19 अलकायदा के टेररिस्ट मारे गए थे। मैंने कल भी आपको बताया 25,000 लोग आज जो इसमें घायल हुए थे वो लोग आज भी अवसाद में हैं, डिप्रेशन में हैं। इसी प्रकार फ्रांस का हार्वे डिजाइमल लोइसियो नाम का एक टेररिस्ट था जो उसामा बिन लादेन की अलकायदा का आतंकी था और 9/11 के आतंकियों में 9 सितंबर को जो ट्विन टावर पर हमला हुआ उसमें शामिल था। ये व्यक्ति भी पहले तबलीगी जमात में रह चुका है, ऐसा FBI कहती है। बार्सिलोना स्पेन में जनवरी 2008 में बड़े स्तर पर आतंकी हमले की साजिश का पर्दाफाश हुआ था। इंटेलिजेंस और पुलिस एजेंसीज ने जिन 14 संदिग्ध टेररिस्ट अरेस्ट किए थे उनमें से सारे के सारे 14 के 14 कभी ना कभी तबलीगी जमात के सदस्य रह चुके थे। 2007 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो एयरपोर्ट पर टेररिस्ट अटैक हुआ था। 30 जून 2007 को हुए इस अटैक में एयरपोर्ट के जलाने का प्रयास किया गया, जिसमें 2 आतंकी पकड़े गए थे।
अब यहाँ ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, ये जो जलाने का प्रयास हुआ ग्लासगो एयरपोर्ट को, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, इसमें बिलाल अब्दुल्ला और कफील अहमद नाम के 2 आतंकी थे। बिलाल अब्दुल्ला इराकी मूल का टेररिस्ट था, इराकी मूल का था, उसके पेरेंट्स इराकी मूल के थे मगर अमेरिकन थे। वह इराक के डिस्ट्रक्शन के लिए अमेरिका और ब्रिटेन को गुनहगार मानता था, इसलिए उसने यह प्रयास किया ग्लासगो एयरपोर्ट स्कॉटलैंड को जलाने का। 2009 में उसे 32 साल की सज़ा सुनाई गई। उसका साथी कफील अहमद, जो इस आतंकी कार्रवाई के दौरान खुद ही पूरी तरह जल गया था, भारतीय था। बेंगलोर में पढ़ा लिखा था। इंजीनियरिंग करने के बाद कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स में पीएचडी करने के लिए ब्रिटेन आ गया था। कफील अहमद तबलीगी जमात का एक्टिव सदस्य रहा था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसके तार हिंदुस्तान से जुड़े थे और वो तबलीगी जमात में शामिल रहा था। कफील अहमद हाईली एजुकेटेड यंग बॉय जो पीएचडी कर रहा था कैम्ब्रिज से, उसके तार तबलीगी जमात से जुड़े हुए पाए गए थे। तो दोस्तों, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि तबलीगी जमात में कभी ना कभी शामिल हुए लोगों ने तबलीगी जमात के नॉन पॉलिटिकल होने के चलते इसे छोड़ा। अल-कायदा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके भीतर घुसकर लोगों को रिक्रूट किया है, शायद आज भी कर रहे होंगे। इसलिए तबलीगी जमात इंटरनेशनल एजेंसीज़, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ के रडार पर है। मेरा तबलीगी जमात के उन नेक लोगों से करबद्ध अनुरोध है जो इसके फॉलोवर्स हैं कि कृपया इस बात को समझिए कि आपका संगठन ज़रूर, आपका मूवमेंट ज़रूर नॉन पॉलिटिकल है, केवल इस्लाम के प्रचार के लिए है, आपका किसी प्रकार के आतंकवाद से लेना देना नहीं, लेकिन आपका शोषण आतंकवादी संगठन कर रहे हैं, जिसके कारण आपकी पूरी जमात इस समय कटघरे में आ खड़ी हुई है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरकत अल जहीद ए इस्लामी के बाबत, जो एक आतंकी संगठन है, जम्मू कश्मीर और गुजरात में सक्रिय बताया जाता है। साथ ही कजाकिस्तान, रूस, मोरक्को में तबलीगी जमात से जुड़े रहे उन लोगों की बाबत बताऊंगा जो अब आतंकी बन चुके हैं। साथ ही चर्चा करूंगा इटली, फ्रांस और रूस की, जहां तबलीगी जमात पर कड़ी नज़र है इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की, और यह भी बताऊंगा कि क्यों रशिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान ने तबलीगी जमात को आतंकी संगठन मानते हुए, अब ये महत्वपूर्ण है, तबलीगी जमात आंदोलन को आतंकी मानते हुए इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा लिया है। तब तक घरों में रहिए और कोरोना से जो देश शुद्ध कर रहा है उसमें अपना सक्रिय योगदान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।